हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का एक जबरदस्त रिवीजन। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक का सेक्शन नंबर सी का पेपर नंबर 4। हमने ऑलरेडी पेपर 1, 2, 3 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। आज हम करेंगे पेपर नंबर 4 सेक्शन नंबर सी। क्या होता है, आंसर आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 24 नंबर के होते हैं, 12 क्वेश्चन करने होते हैं, 16 क्वेश्चन होता है। क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट से नहीं 90% तैयारी के पॉइंट से चल रहे हैं, इसीलिए हम 16 के 16 क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में हमको मालूम है कि इसमें से कितना है, तो एग्जाम में जितने ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, और अब मैं इसमें वीडियो में आगे चलूं, मैं 2 गुड न्यूज देना चाहता हूं। पहली एक गुड न्यूज है और एक क्वेश्चन है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जो मैं आंसर शीट यहाँ पे रिफर करने वाला हूँ, वही आंसर शीट मैं आपको शेयर भी करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं, सर आपके नोट्स बहुत अच्छी है, बहुत सारे कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए हैं, बहुत इजी वे में आपने बताया हुआ बुक्स के अंदर और आपके नोट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो बेटा जी, ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। कैसे करूंगा? तो आप क्या करना, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करना, वीडियो आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। हैप्पी ना? हैप्पी हुए तो लाइक करो। थैंक यू सर। क्योंकि बच्चे लिख रहे थे कि सर लिंक पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। मैंने बोला क्यों नहीं, आप ही की नोट्स है, आप ही को मैं ये दे रहा हूं। ओके, सेकंड चीज क्या? सेकंड ये कि मैं यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में कंसेप्ट एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में भी लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखोगे तो वो आपको कंसेप्ट को समझने में भी मदद करेगी और आपको याद करने में भी मदद करेगी। इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी ये आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, और अगर आपने एक बार देख लिया है और आप उसको और अच्छे से याद करना चाहते हो तो वीडियो को 1.5x की स्पीड पे सुन लिया करो, ताकि क्या है, एक बार आपने डिटेल में सुन लिया और दूसरी बार आपने 1.5x सुनने पे क्या होगा, चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आते हैं हमारे गाला नंबर पेपर 4 पे। तो बेटा जी, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है पेपर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। 31 क्या है? राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ डायग्राम। बेटा जी 4 टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या होता है? तो डायग्राम का इसमें क्या करना है, पहले आप क्या बता देना, पहले आप डायग्राम की डेफिनेशन बता देना। डायग्राम क्या होता है? रिप्रेजेंट किसको करता है? रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेबल डेटा को। मतलब हमारे जो डेटा जिसको हम ऑब्जर्व करें उसको रिप्रेजेंट करना कैसे? बाय वे ऑफ पिक्चर। याद हो गया ना? डायग्राम कौन सा? सॉरी, डायग्राम क्या है? डायग्राम ऑब्जर्वेबल डेटा जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है कैसे? बाय वे ऑफ पिक्चर, उसी को बोला जाता है डायग्राम। इसको हम डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं? तो यहाँ पे दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम। पहला आता है पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ओके, तो इतने प्रकार के लाइन डायग्राम होते हैं, सॉरी डायग्राम होते हैं। Next question. Which type of variable are shown on x-axis and y-axis and explain the example. Explain with example. बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा x-axis है और ये हमारा y-axis है। जो x-axis होता है ना वो हमारा बेस होता है और y जो होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है? y जो होता है वेरिएबल होता है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। जो हमारा इंडिपेंडेंट होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो डिपेंड है उसके ऊपर, जिसके कारण क्या होता है वैल्यू चेंज हो रही है, वो आता है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? एक्स एक्सिस जो हमारा बेस होता है, और एक्स एक्सिस क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट होता है, और वाई एक्सिस जो क्या होता है? डिपेंडेंट। ठीक है, क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो मालूम पड़ेगा एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट, और वाई क्या है? डिपेंडेंट। उसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इसके एग्जांपल, जैसे डिफरेंट टाइप डिफरेंट ईयर्स में, मतलब यहाँ पे मैंने ईयर्स बताया। अब डिफरेंट ईयर्स में मैं क्या बता रहा हूँ? वाई एक्सिस पे बता रहा हूँ पॉल्यूशन कितना बड़ा, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा हुआ है, या तो लिटरेसी रेट कितनी बड़ी हुई है। मेरा बेस फिक्स है ईयर, उस ईयर के अंदर पॉपुलेशन का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना एंड लिटरेसी रेट का बढ़ना, वो सब क्या बताते हैं? वो बताते हैं मेरे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। ओके, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ।
वैसे तो क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की दो डेफिनेशन बतानी है। मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों की एक एक बतानी है, लेकिन मैंने दोनों एक इसकी दो बताई है। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या होता है बेटा जी, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, मैनी चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे जैसे कि कौन सा किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस करते हैं, एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं, समझे ना। तो इसलिए क्या है, ये मेरा क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। जबकि इकोनॉमिक, अच्छा तो उसको अगर दूसरी तरीके से बोलना हो तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो पॉपुलेशन है जो बिलो द पुअर्टी लाइन के अंदर रह रही है उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि सही से डेवलपमेंट हुआ है। वापस से, पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन, जो बिलो द पुअर्टी लाइन है। अगर जो भी पॉपुलेशन, देखो एक चीज को समझना, हम है ना पुअर्टी की जब डेफिनेशन सीखते हैं ना तो पुअर कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पुअर है कि नहीं, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने लाइन ड्रॉ की कि भाई महीने के एज्यूम करते हैं फिर 25,000 रुपीज इज नेसेसरी, ताकि आप बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सको। ओके, वापस से महीने के सपोज 10,000 लेते हैं, 10,000 रुपीज इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स। अब आपकी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये सपोज ए पॉपुलेशन, ये जो बी पॉपुलेशन, ए जिनकी इनकम क्या है इससे कम है, और बी जिनकी इनकम उससे ज्यादा है। जो भी व्यक्ति ए कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं वो क्या माने जाएंगे, वो माने जाएंगे पुअर। ठीक है, दे आर सेड टू बी पुअर। तो यहाँ पे बेटा जी ये हमारी क्या हो गई, ये है हमारी पुअर्टी लाइन। ये लाइन को क्या बोलोगे आप, पुअर्टी लाइन। इसके नीचे जितने भी लोग फॉल हो रहे हैं वो होते हैं पुअर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये ट्राई करते हैं कि सपोज कि 100 लोग हैं, दे आर 100 पीपल्स। कितने पीपल हैं, 100 पीपल हैं, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मेरा ट्राई क्या होगा, मेरा हमेशा ये ट्राई होगा, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये ट्राई होगा कि अभी ये 100 है ना, ये घट के 90 हो जाए, ये घट के 80 हो जाए, ये घट के 20 हो जाए, अरे ये 0 हो जाए, लेकिन ये बढ़ के 100 का 110 भी नहीं होने को मांगता है। मतलब इसमें बिलो द पुअर्टी लाइन में रिडक्शन हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंक्रीज हो वो ए नो चलबे, वो नहीं चलेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है कि ये बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी में बढ़ना नहीं चाहिए, रियल इनकम पर कैपिटा इनकम होती है ना वो लोगों की बढ़नी चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव फैक्टर है कि ये इंक्रीज हो, और ये बाकी के दो नेगेटिव हैं, नेगेटिव फैक्टर को हम डिक्रीज करना चाहेंगे और पॉजिटिव फैक्टर को इंक्रीज करना चाहेंगे। कौन कौन से दो नेगेटिव है, बोलो बोलो बोलो। पहला है पॉवर्टी लाइन की नीचे जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज ही होनी चाहिए। सेकंड है जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस ही होनी चाहिए। और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है पर कैपिटल इनकम, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़नी ही चाहिए। क्या शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, नहीं, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड टाइम तक। तो जब लंबे समय तक लोगों की इनकम क्या हो, जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे पॉपुलेशन है वो वहां से हट जाए, उसमें इंक्रीज ना हो, जब क्या हो, सेकंड जब इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए और लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटी टर्म में मतलब जब हम ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम ग्रो करेगा। अगर मेरी नेशनल इनकम ग्रो करेगी इसका मतलब क्या होगा, मेरा पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगा। तो जब नेशनल इनकम बढ़ती है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां पे बेटा जी यहां पे क्या होता है, टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, गुड्स एंड सर्विसेज जब इंक्रीज होती है दैट मींस नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। दैट मींस कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी चीज को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ गए ना, बोलो बोलो जल्दी कमेंट में सर समझे। देखो जब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज, नेशनल इनकम इंक्रीज, जब उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इंक्रीज, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ओके नेक्स्ट, अब इसमें बहुत ही मजेदार तरीके से समझा। देखो यहां पे क्या लिखा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस हैज रॉबर्ट क्लोवर
हैज कॉल्ड ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। मतलब वो बोलता है कि भाई उस चीज को आप क्या बोलोगे जहां पे ग्रोथ होगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा, उस चीज को क्या बोलोगे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्रोथ का मतलब नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या नहीं हो रहा, विदाउट डेवलपमेंट। तो उस समय क्या होगा, जब अगर ग्रोथ होगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, किंतु परंतु नो चेंज इन इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो सोशल फैक्टर है, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ग्रोथ के अंदर हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर चेंज नहीं होंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज नहीं होंगे। इसलिए तो बोला जाता है कि यहां पे ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, Who consider inflation to be pure monetary phenomenon? बेटा जी जो इन्फ्लेशन है ना वो पूरा का पूरा मॉनेटरी फेनोमेनन है। ऐसा कौन बोलता है, कौन है वो कहां से वो आया, तो वो बोलता है मॉनेटरिस्ट। क्या बोलते हैं, मॉनेटरिस्ट बोलते हैं कि भाई जब क्या होता है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ता है, जब क्या होता है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों की इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही मनी बढ़ेगा पूरे मार्केट में मनी, अपना सपना मनी, तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जाएंगे दुकान पे, मुझे भी चाहिए, तो वो चीजों की डिमांड बढ़ा देंगे। बट बेटा सामने क्या है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो क्या होगा, तो बेटा जी तो क्या होगा, अगर हमारा सप्लाई बढ़ा, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा तो क्या होगा, इसका मतलब डिमांड है 100 केजी की, और सप्लाई कितने का है, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ सपोज एज्यूमिंग 40 केजी का। अब यहाँ पे लोग 100 केजी को खरीदने के लिए तैयार है, दे वांट टू बाय 100 केजी, बट सामने कितना है अवेलेबल, सिर्फ 40 केजी है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी स्कैरसिटी आ जाएगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, लीड टू स्कैरसिटी। उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर बोलेगा वाओ ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी सिचुएशन है, तब अभी मैं क्या कर सकता हूं, लोग ज्यादा चाहते हैं, लोग ज्यादा डिमांड करें, मेरे पास गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूंगा, प्राइस को बढ़ा दूंगा, रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स। और बेटा जी जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। चीजों के भाव बढ़ गए, आपने देखा होगा जमीनों के भाव बढ़ गए, आपने देखा फ्लैट के भाव बढ़े, सोने के भाव बढ़े, मतलब होता क्या है, जब हमारा जो डिमांड है बढ़ती जाती है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है, लेकिन उसके सामने क्या होता है, सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, चीजों की स्कैरसिटी आती है, उसके कारण प्राइस बढ़ जाती है, उसी चीज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। और मॉनेटरीज यही तो बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशन है प्योर मॉनेटरी फेनोमेनन है। ओके, यहां पे एक और मैकलब ने क्या बोलता है, टू मच मनी, मतलब जब बहुत ज्यादा मनी हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारे जो गुड्स हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, मनी ज्यादा है, गुड्स कम है, स्कैरसिटी है, दैट मींस इन्फ्लेशन है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट अदर रीजंस आर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कौन कौन से अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं? तो उसमें पहला आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन का मतलब आपको क्या समझना है, इन्फ्लेशन का मतलब समझना है कि सपोज ये पेन है, ये पेन सपोज कि आज से 2 साल पहले 10 रुपए में बिकती थी, अब यही पेन 50 रुपए में बिकती, कितने में, 50 रुपए। अब क्योंकि ये इसका रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ होगा, ये होगा कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, सामने स्कैरसिटी होगी, जिसके कारण इसका प्राइस अननेसेसरली बढ़ा दिया। तो टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब क्या समझना है, प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज हुई, तो उसमें पहला रोल कौन सा है, अदर फैक्टर में पहला आता है टैक्सेशन पॉलिसी। जब हम हाई टैक्स, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हाई टैक्स कर देती है
तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि मैं क्यों कॉस्ट बियर करूं, मैं ही क्यों कॉस्ट बियर करूं, मैं तो लोगों के ऊपर थोपूंगा। मतलब वो क्या करता है, अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो टैक्स की अमाउंट, जितनी गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स की अमाउंट जितनी बढ़ाई है वो सबको क्या करता है, इसके अंदर ऐड कर देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर टैक्स की अमाउंट ज्यादा ऐड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो चीज है, जो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस राइज हो जाएगी, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट राइज हो जाएगी, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बढ़ी, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा। ओके, तो टैक्सेशन पॉलिसी मतलब क्या, जब हाई टैक्सेशन होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, मतलब प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ इंपोर्ट। बेटा जी जो भी इंपोर्टेड गुड्स है, जैसा हमारा जो इंडिया है उसमें 70% क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं। जैसे जैसे प्राइस पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में अगर महंगे दर से आते हैं, तो हमको भी, हमारी गवर्नमेंट को भी ना चाह करके, पहले पेट्रोल की प्राइस थी 50 रुपए, फिर था 60 रुपए, मैंने खरीदा हुआ है 35 रुपए के ऊपर। तो वो बोले वाओ सर, तो मैंने 35 रुपए पे खरीदा हुआ है, 35 से 40 रुपए के बीच में, और फिर 40 से इसका 45, 45 से 50, 60, 70, 75, 80, 90, 95 हो चुका है। इसका मतलब जब इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, तो उससे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर चीजों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, और सेलिंग प्राइस बढ़ी मतलब लीड टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, स्कैरसिटी। बेटा जब है ना, जो रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज कि पैन है, पैन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज प्लास्टिक है, या तो जो भी इसके इंग्रेडिएंट लगते हैं, अगर उन इंग्रेडिएंट की शॉर्टेज हो गई, क्या हो गई, शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या होगा, शॉर्टेज होगी तो वो चीज अवेलेबल नहीं होगी, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, लोग डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा, चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। तो इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ इनपुट लीड टू क्या होता है, लो प्रोडक्शन से क्या होगा, स्कैरसिटी से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये थे अदर रीजन जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बेटा जी जो मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई कौन कौन से हैं, एनी 4 बताने। तो पहला आरबीआई क्या करती है, पहला आरबीआई करेंसी इशू करती है। क्या इशू करती है, करेंसी। जितनी भी करेंसी नोट से जो 2 रुपए और उससे ज्यादा है वो सब आरबीआई इशू करती है। नेक्स्ट, वो उसी के ऊपर सोल राइट है, वो उसका सोल राइट किसके, गवर्नमेंट भी नहीं इशू कर सकती, वो सिर्फ आरबीआई का पास ही अधिकार है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई क्या है, आरबीआई के पास पावर होता है, ये आरबीआई होती है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। मतलब ये बैंक की एक बैंकर होती है, एडवाइजर होती है, एजेंट होती है। क्या होती है, बैंकर होती है, एडवाइजर होती है, एजेंट होती है। कौन सी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। चलो वापस बोलो, क्या होगी आरबीआई, वो होगी बैंकर, एडवाइजर, एजेंट, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करती है, मैनेज करती है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हुए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स हुए, करेंसी कॉइन्स हुए, और 1 रुपीज की जो डिनोमिनेट नोट जो कॉइन्स होते हैं उसको सबको कौन मैनेज करती है, वही मैनेज करती है, और क्या देती है, और लोन भी देती है। तो बेटा जी यहाँ पे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या, मार्केट के अंदर कितना पैसा घूमना चाहिए, मतलब क्रेडिट कंट्रोल कितना होगा, उस सबको भी कौन मैनेज करता है, यही आरबीआई करती है। इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन होता है हमारा, जिसके अगर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होगा, अगर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी आरबीआई कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएशन, और कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा जी आरबीआई का काम है कि जितना भी फॉरेन का पैसा आता है ना, वो सब किसके पास रहता है, वो सारे नोट्स आरबीआई के। जैसे आपने अगर एक्सपोर्ट किया, सामने वाला डॉलर देता है, डॉलर आप यहाँ पे इंडिया में यूज नहीं कर सकते, आपको वो देना पड़ता है आरबीआई को, आरबीआई आपको उसको रुपीस में कन्वर्ट करके दे देगा। मतलब डॉलर किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो उसका कस्टोडियन कौन है, उसका कस्टोडियन है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट द अदर करेंसी। तो जितनी भी अदर करेंसी, सपोज अभी हमारा जो रुपीस करेंसी चल रहा है 90 रुपीस पर डॉलर चल रहा है, तो ये इसको मेंटेन करना, हमारी वैल्यू को मेंटेन करना अदर करेंसी के सामने, उसका रोल किसके पास है, आरबीआई के पास। अगर जैसे इसमें भी 2 प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, तो फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई ने जो बोला वो रेट फाइनल,
आरबीआई ने बोला कि कल से जो एक्सचेंज रेट होगा 30 रुपीज पर डॉलर होगा। आरबीआई ने बोला ये रेट फाइनल। सर क्या ये रेट अभी चलता है? नहीं जी, ये रेट अभी ऐसा रेट नहीं चलता। ये फिक्स एक्सचेंज रेट पहले बहुत पहले चलता था, जब गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखती थी, रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया, जब हमारा एलपीजी आया ना, एलपीजी सिलेंडर नहीं जी, एलपीजी सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब एलपीजी आया तब गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री एक्सचेंज कर दिया। फ्री एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो मेरा मार्केट की डिमांड, मार्केट के सप्लाई के ऊपर से ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होगा। क्या एक्सचेंज रेट किसके ऊपर डिटरमाइंड होगा? बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हमारा डिमांड, ये हमारा सप्लाई, और जो रेट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सचेंज रेट कहलाएगा। तो आज के दिन पे क्या है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण हमारा रेट डिसाइड होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करती। आरबीआई को जब भी लगता है तो वो इंटरवेंशन करती ही करती है। तो देखो आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है वैल्यू बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट व्हेन नीडेड। तो वो कैसे करेगी? या तो बाय करेगी या तो सेल करेगी, जिससे क्या हो, डिमांड फोर्स हमारा मेंटेन रह सके। तो आरबीआई की ये क्या थे, ये हमारे 4 मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई थे। कौन कौन से थे? मनी इशू, करेंसी इशू करना, बैंक गवर्नमेंट को हेल्प करना, क्रेडिट क्रिएशन करना एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the function of RBI as a bankers bank and as a lender of last resort। बेटा जी बैंकर्स बैंक के अंदर आरबीआई क्या कर रही है? बैंकर्स बैंक के अंदर ये क्या रख रही है? ये मैनेज करती है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है? कैश रिजर्व होता है हर एक बैंक को उसके पास जो डिपॉजिट आ रही है उसका कुछ फंड किसको देना पड़ता है? आरबीआई को देना पड़ता है। आरबीआई उसको अपने पास रखेगी और जब भी वो संकट आएगा किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, तो वो संकट मोचन बन के उसका पैसा उसको देगी कि ले तेरी मुश्किल घड़ी में ये तेरा पैसा अब काम आएगा। तो यहां पे आरबीआई क्या है? बैंकर्स की बैंक है। वो कैश रिजर्व के फॉर्म में अपने पास रख रही, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है, मतलब वो आरबीआई का पैसा नहीं है, वो पैसा तेरा ही है, तेरा ही रहेगा। लेकिन जब तेरी हालत सबसे खराब होगी ना, उस समय मैं तेको हेल्प करूंगा। तो ये आरबीआई क्या करती है? मैनेज करती है कैश रिजर्व किसका? बैंक का। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, बैंक क्या करती है, जो आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे किसको डायरेक्ट क्रेडिट देनी है, किसको नहीं देनी, क्या पॉलिसीज है, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई। एज वेल एज डायरेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द बैंक। तो ये आरबीआई का काम है। तो आरबीआई क्या है? बैंकर की भी बैंक है, मतलब बैंक के भी बैंक है, मतलब बैंक के बापूजी। ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो बेटा जी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब बैंक को पैसे की सख्त जरूरत हो और कोई भी उसको देने के लिए नहीं, वो देने के लिए तैयार नहीं हो, वो जिस बैंक के पास जाता है, बैंक वो दूसरी बैंक उसको बोलती है हुट हुट नहीं देना, जा कल आना। तो वहां पे वो बैंक किसके पास जाती है? वो रोती रोती आरबीआई आरबीआई पैसे की जरूरत है। आरबीआई बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठा हूं ना। तो यहां पे आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शेड्यूल्ड बैंक ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ओके, तो आरबीआई का फंक्शन क्या है? एज अ बैंकर्स बैंक क्या काम है और एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या काम है? बेटा जी वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखो। आपके वीडियो हम बहुत पढ़ते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के पढ़ के हमको भी बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरह से अपना प्यार बरसाते रहो और अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहो। हाउ डज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर कॉजेज पॉवर्टी? बेटा जी जो डिफेंस के अंदर अगर आप डिफेंस में ज्यादा खर्चा करते हो तो उससे पॉवर्टी क्यों आती है? सर डिफेंस का और पॉवर्टी का क्या लेना देना है? बेटा जी है डिफेंस और पॉवर्टी का लेना देना। आज के टाइम पे इंडिया के जो आजू बाजू वाली कंट्री है उससे इंडिया को खतरा रहता है, कभी चाइना अटैक ना कर दे, बांग्लादेश अटैक ना कर दे या पाकिस्तान अटैक नहीं कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाती रहती है। वो ऐसे इक्विपमेंट खरीदती है, मिसाइल्स खरीदती है, फाइटर प्लेन्स खरीदती है, टैंक्स खरीदती है, सबमरीन खरीदती है। तो ये जो पैसा, ध्यान से सुनना, ये जो पैसा डिफेंस में लगा इन सब खर्चों से वो कौन सा खर्चा माना जाता है? वो खर्चा माना जाता है नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
क्या कौन सा खर्चा है? नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जी नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खर्चा अगर बहुत ज्यादा हो गया तो हम डेवलपमेंट वाले के अंदर खर्चा नहीं करें। बेटा जी गवर्नमेंट के पास पैसे तो 100 ही है, अगर 100 में से अगर सपोज 80 रुपए कहां खर्चा करिए नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बचा कुचा 20 रुपए कहां करेगी? बचा कुचा 20 रुपए करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खर्चा कम हो रहा है तो देश का विकास कम होगा, देश का विकास कम होगा तो पुअर्टी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या? अगर डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब नॉन डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पैसा नहीं मिलेगा जिससे हमारी पुअर्टी इंक्रीज होगी। ओके, मीनिंग ऑफ साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल। बेटा जी साइक्लिकल एग्जांपल क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम अनएम्प्लॉयड होते हैं और साइकिल पे साइकिल साइकिल मारी साइकिल साइकिल, उस चीज को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? सर आप भी मजाक करते हो। ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर ये मैं पहाड़ बना रहे हो सर? नहीं नहीं, ये पहाड़ नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है। हर एक कंट्री क्या होती है? ऊपर जाती है और हर एक कंट्री क्या होती है? नीचे जाती है। इसी से एक किस्सा याद आया। एक राजा था, उसके घर पे एक संत आए खाना खाने, संतों ने खाना खाया, राजा ने, वो संत उनसे प्रसन्न हुए। राजा ने जाते समय बोला कि राजा संत जी आप हमको कुछ ऐसा दे जाओ कि जब मैं बहुत खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और जब बहुत दुखी हूं तो खुश हो जाऊं। तो उन्होंने, संत ने एक चिट्ठी लिखी और उसको चिट्ठी को पैक करके बोला कि हमारे जाने के बाद इसको पढ़ लेना बेटा। वो संत जी जाते हैं, राजा उसको पढ़ता है और उसमें लिखा होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब अगर आप जब खुश हो तो याद रखना ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब आप बहुत दुखी हो तो याद रखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए टेंशन मत लो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? अप डाउन आते रहते हैं। जब इकोनॉमी अप होती है ना, तब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है। क्या होता है? जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा अप होती है तब मार्केट में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, प्राइस बहुत ज्यादा, मनी सप्लाई होता है, सबके पास पैसा होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाता है इसलिए मार्केट में क्या आता है? डाउनफॉल आता है। जब डाउनफॉल आता है और हम कौन सी सिचुएशन में आते हैं? डिप्रेशन की सिचुएशन। मतलब डिप्रेशन सिर्फ इंसान को नहीं होता, डिप्रेशन इकोनॉमी को भी होता है। और डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर मंदी जिसको बोलते हैं, जहां पर मनी सप्लाई बहुत कम हो जाता है, लोगों के पास रोजगार नहीं होते, लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग डिमांड नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है? लोग डिमांड नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो लेबर का पैसा कहां से देगा? लेबर को भी जॉब से निकाल देता, उसके पास पैसा चला जाता, उसकी जॉब चली जाती, वो भी अपनी डिमांड कम करता है। इस तरह से क्या होती है? हालत बहुत खराब हो जाती है। तो ये सब चीजों को क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहां पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब आएगा? जब इकोनॉमी फेज क्या करती है? डिप्रेशन। जब हम डिप्रेशन की सिचुएशन में होंगे तो हम डिमांड क्या करेंगे? हम डिमांड करेंगे कम। ठीक है, जब हम डिमांड कम करेंगे तो क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा? नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? लेस प्रोडक्शन करेगा। अगर वो लेस प्रोडक्शन करेगा तो क्या इसको इनकम होगी? नहीं होगी। अगर वो इनकम नहीं होगी तो क्या वो लेबर को सैलरी पेमेंट कर पाएगा? क्या वो लेबर को वेजेस पेमेंट कर पाएगा? नहीं, वो लेबर को सैलरी वेजेस नहीं कर पाएगा। तो उसको ना चाह के भी उसको क्या करना पड़ेगा? बोले माफ करना, अभी मेरे पास आपको देने के लिए सैलरी नहीं है, वेजेस नहीं है, धंधा ठप पड़ा हुआ है। तो जब डिमांड आएगी, जब प्रोडक्शन के लिए जब प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ऑर्डर आएंगे तब हम आपको बुलाएंगे। इसका मतलब जो लेबर है ना, लेबर को निकाल दिया जाता है। अब बेचारे जितने लेबर वहां से निकल गए, अब उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। क्या अब वो जो पहले जैसे एक्सपेंस कर रहे थे क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो भी अपनी डिमांड और कम करेंगे। इसी चीज को बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और बेटा जी ये इसका विद एग्जांपल ये कहां देखने को मिलता है? ये इंडियन डायमंड इंडस्ट्री फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहां देखने को मिलता है? हमारी जो डायमंड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ओके जी। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो।
मेरी आशिकी। यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ पे डिफेक्टिव एजुकेशन कारण बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो उसका ये रीजन है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमारा एजुकेशन वो स्टूडेंट को वो सब नहीं दे रहा जो चेंजिंग नीड्स के हिसाब से जरूरी है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को। यहां पे क्या कमी है? यहां पे लेक ऑफ वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिलता। जो ज्ञान जो इंडस्ट्री में लगता है, वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल, वो चीज की कमी है। सच स्किल से क्या होता है, कुछ ही के पास होती है, सभी के पास नहीं होती। ऐसा नॉलेज जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि लेबर को, लिमिटेड लेबर को ही क्या मिल पाता है, जॉब मिल पाता है, बाकी को जॉब नहीं मिल पाता है रे। जिसके कारण क्या होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होते, कहीं दूसरी जगह भी जॉब नहीं मिलती, जिसके कारण वो रिमेन अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो पुअर्टी है वो बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि मेरा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बताओ 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 बताओ, क्लियर हो रहा है ना मजे तरीके से? ओके, चलो आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लिखो बेटा जी, कमेंट लिखो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे जो हमने एक स्टडी किया है, स्टडी में ये देखा है कि 80% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 20% वालों ने सब्सक्राइब किया है। बेटा देखो, अगर आप सब्सक्राइब करो या ना करो, इससे ये समझ लेना कि मेरे को उतना फायदा नहीं होगा जितना तेको फायदा होगा। मार्क्स तेरे बढ़ेंगे, एग्जाम के बाद जब मार्क्स रिजल्ट में आएंगे, माँ बाप खुश होंगे, फैमिली वाले खुश होंगे, लोग पूछेंगे वाओ यार कितनी मेहनत की। आप कॉलर उठा के बोलोगे सर ये तो, अंकल ये तो मेरी मेहनत का कमाल है। वो पल को याद कर, ये मेहनत तेरे लिए आएगी। हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रोज 4 से 5 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। अगर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, और मेन इंपॉर्टेंट है बेल आइकन, वहां पे बेल आइकन होता है, उसको हिट कर देना। क्यों? जैसे कोई जब घर में, हमारा घर पे कोई मेहमान आता है, वहां पे बाहर बेल वगैरह नहीं हो तो वो क्या होता है, दरवाजा बंद है, चला जाता है। वैसे क्या होता है, हम बहुत सारे वीडियो जब अपलोड करते हैं, आपने बेल आइकन पे हिट नहीं किया होगा, वो वीडियो से आपको क्लिक नहीं होगी, मतलब वो आपके नोटिफिकेशन में नहीं आएगा और आपकी नजर से चला जाएगा कि ये वीडियो सर ने अपलोड किया हुआ है। जिससे क्या होगा, आप ही वो क्वेश्चन भी 10 जगह ढूंढोगे। इससे अच्छा क्या करो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और चैनल को अभी की अभी, हाँ मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, टिक टिक 1 चली जाओ, टिक टिक 2, अरे कहे कि नहीं, टिक टिक 4, टिक टिक 4 अब हुआ, टिक टिक 5, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। बेटा जी इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, दिल से बोल रहा हूं। अभी नहीं, आपको एंड में लगेगा, जब आप एग्जाम के रिजल्ट तक, जब आप एग्जाम तक पहुंचोगे, तब आप लगेगा कि सर आपके चैनल के कारण हमारा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बेटा ये आप ही के लिए है। तो जब कोई चीज हम आपको अच्छे प्रोवाइड करें तो कमेंट में लिखो कि सर मजा भी आ रहा है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे के साथ भी शेयर करो। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म। बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बेटा जी फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जब मैं कॉलेज के अंदर था तब हमारे पास भी मोबाइल होते थे, लेकिन वो मोबाइल के अंदर कौन से कीबोर्ड वाले मोबाइल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उससे हम एक सांप सीढ़ी वाली गेम खेले, टिक 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 टिक, और उसे में खुश होते थे, वाओ मैंने तो सांप सीढ़ी के अंदर इतने पॉइंट बनाए, इतने पॉइंट बनाए। और उससे हम क्या करते थे, किसी और को मोबाइल, वाओ यार तेरे पास मोबाइल है, फिर उससे कॉल कर पाते थे, कॉल रिसीव कर, और कुछ ही ज्यादा यूज नहीं हो पाता था। तो हुआ क्या, हुआ ये, जब चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आई, जब स्मार्टफोन आया, तब मालूम पड़ा अरे यार ये तो हम तो खाली खोटा, हमको तो उल्लू बनाया गया है, जो कीपैड वाले। असली मजा तो स्मार्टफोन में आता है। लेकिन बेटा एक चीज याद कर, जो कंपनी, जो मिल, जो फैक्ट्री जो कीपैड वाले मोबाइल बनाती थी,
अब वो अगर अपने आप को शिफ्ट नहीं करती स्मार्टफोन के मोबाइल में, तो इसकी डिमांड तो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जब इसकी डिमांड कम हो गई तो क्या इसका प्रोडक्शन होगा, नहीं, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या लेबर रहेंगे, नहीं जी, लेबर नहीं है रहेंगे, वो लेबर क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और डिमांड यहाँ पे बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, आ जाओ आ जाओ, जिसको भी नॉलेज है जल्दी आ जाओ, फैक्ट्री के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट है जॉब की। ये बंदे ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये नॉलेज नहीं है। फिर दूसरे ने बताया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे एक कोर्स चलता है, तो वहां पे जा 3 महीने का कोर्स कर ले। देखो जब इस चीज का नॉलेज हो जाएगा, तू इसके गेट के सामने खड़ा होकर रिज्यूम रखेगा तेरा कि मेरे को भी ये नॉलेज आता है, मेरे को भी कला आती है, ये तुरंत क्या करेगा, तेरे को जॉब पे रख लेगा, तेरी इनकम चालू हो जाएगी। तो डरता क्यों है, सिचुएशन से घबरा मत, तू क्या कर, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर, चेंज कर, वो सारे चेंजेस कर जिससे देखो ये जॉब मिल सके, और फिर उसको वो जॉब मिल जाती है। इसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म जब तक कि वो नॉलेज ग्रैब नहीं कर लेता तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है। जैसे ही उसके पास वो नॉलेज आ जाता है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयड हो जाता है। तो देखो बेटा, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी होता है। क्यों? when old production system is replaced by the new, the unit using old system, वो क्या करेगी, जो ओल्ड सिस्टम को प्रोड्यूस कर रही थी उसके थ्रू वो लॉस इनका करेगी, लॉस इनका करके तो वो शट डाउन हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी तो जो लेबर थे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे जाके वहां पे न्यू स्किल सीखेंगे, और जैसे ही वो न्यू स्किल सीख लेंगे उनको क्या हो जाएगी, न्यू स्किल आ जाएगी, वो दे गेट रेडी रे एम्प्लॉयड, तो उनको वापस से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और जैसे ही वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो मिलेंगे वो पे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब जब से वो वहां से शट डाउन हुए, वहां से छूटे और नई फैक्ट्री के अंदर जाने में सपोज उनको 3 महीने लग गए, तो ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन है उसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए फ्रिक्शनल क्या होता है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है जी, ओके। Next, question number 43. How does social sector being changed by industrialization? बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोशल सेक्टर कैसे चेंज हो गया? बेटा जब है ना क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होती है तो वो प्रमोट क्या करती है, वो प्रमोट करती है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंस, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी। ओके, तो क्या 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 वो मैंने ये वाला डायलॉग उसमें, अनुपमा हमारे घर में मम्मी ने दिखती है, रेटू मैम भी दिखती है। ओके, तो इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप क्या होता है, इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उससे क्या होता है, दैट प्रमोट वैल्यूज मतलब डिसिप्लिन बढ़ेगा लोगों में, हार्ड वर्क बढ़ेगा लोगों में, कंपटीशन आएगा, टीम वर्क बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी बढ़ती। और इसके ये तो देखा कि कौन सी चीज पॉजिटिव वे में बढ़ती है, कौन सी चीज डिक्रीज होती है, तो सोशल इविल्स जैसे सुपरस्टिशन हुआ, फैटलिज्म, हमारे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा है, नहीं, भाग्य को आप बदल सकते हो, नैरो थिंकिंग, छोटी सोच वाले इंसान, एंड ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर, ये क्या होता है, धीमे धीमे डिक्लाइन होता है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पॉजिटिव चीज और इंक्रीज होती है और नेगेटिव चीज और डिक्रीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव सोशल चेंजेस आता है जो इंकरेज करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या किसको सपोर्ट करता है, सोशल सेक्टर बीइंग चेंज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट, व्हाट इज पुल फैक्टर माइग्रेशन एंड पुश फैक्टर माइग्रेशन? बेटा जी पुल फैक्टर माइग्रेशन क्या होता है, पुल जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे सामने खेत है और मैंने मोबाइल के अंदर देखा, वाह बड़ी बड़ी मंजिल, बड़े बड़े रोड, एकदम मस्त ट्रांसपोर्ट, हाई क्लास बिल्डिंग्स, मैंने बोला वाह यार यहाँ पे जाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता, मस्त मस्त खारे, एजुकेशन, वो सब। तो ये चीज मेरे को अट्रैक्ट करी है, ये क्या करी है, मेरे को अट्रैक्ट, तेरी वो खींचे जाए मुझे तेरी और तेरी और तेरी और। तो माइग्रेशन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पुल फैक्टर, जब ये चीज उसको खींच रही है अपनी ओर। तो when the person get attracted to a lifestyle and modern infrastructure facility of a urban area and migrate there, मतलब ये जो बंदे हैं जो क्या करते हैं, अर्बन एरिया की तरफ खींचे चले आते हैं, इट इज नोन एज
पुल फैक्टर। इसकी इसी तरह ये ऐसा नहीं है कि ये रूरल वाले ही अर्बन में जा रहे हैं, रूरल टू अर्बन में जा रहे हैं ड्यू टू उसके अट्रैक्शन है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, ये है जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया बाहर वाली, सपोज ये हमारा ऑस्ट्रेलिया या तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, वहां पे क्या होता है, वहां की लाइफस्टाइल देख के भी हम वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा इंडिया छोड़ के कहां चले जाते हैं, बाहर जाके बस जाते हैं। तो इसको भी क्या बोला जाता है, पुल फैक्टर ही बोला जाता है। मतलब पुल फैक्टर जरूरी नहीं कि रूरल से अर्बन हो, पुल फैक्टर कहां से हो सकता है, बाय कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो सकता है। इन द सेम वे for the same type of attraction in other countries, when people migrate to other countries to settle there permanently, खाली घूमने के लिए नहीं जाते, वहां पर permanently settle होते हैं, is also known as migration due to pull factor। नेक्स्ट आता है पुश फैक्टर। पुश मतलब कोई चीज मेरे को जाना नहीं है लेकिन तुम मेरे को मजबूर कर रहे हो वहां पे जाने के लिए। मतलब मेरे को मेरा रूरल एरिया छोड़ के नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज नहीं है जो बेसिक मेरे को मिलनी चाहिए थी, इसके कारण मेरे को यहाँ पे जाना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं पुश फैक्टर। When the people living in the village are forced to leave their village, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पे क्या नहीं है, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और when they are limited education facility है, एजुकेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, इसीलिए मैं जाना चाहता हूं, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है इस चीज को छोड़ के जाने की। And when they are forcibly pushed to the cities, it is known as forcible migration या तो migration due to push factor। ओके ओके जी, कैसे लगी पुदीना बिना चटनी कैसे बनी। ओके आ जाओ जी, खरीफ एंड राबी क्रॉप में क्या डिफरेंस है। ये आपके आते थे जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, आपके 9-10 के अंदर ये आते थे खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स क्या होता है, तो खरीफ जो होता है ना वो मॉनसून पे उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, जबकि राबी को हम विंटर में हम उसको विंटर में उगाते हैं, खरीफ को हम मॉनसून में उगाते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, सेमो, नागली, कंग, ग्रीन कंग, कोडरी, लिटिल मिलेट, बनियान मिलेट, बाजरी, ज्वार, राजगरा का आटा। ओके, और राबी क्रॉप के अंदर क्या आता है, राबी में आता है वीट। सर ये सबके सब नाम याद रखते हैं नहीं यार, 3-4 याद करो, दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बोले हैं, तो हमको ये लिखना है कि ये मानसून के अंदर हम उगाते हैं, इसको विंटर में उगाएंगे, इसके अंदर ये इसके एग्जाम्पल से, इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सोर बटर मिल्क सॉल्यूशन क्या है बेटा जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपके इस बार चैप्टर नंबर 12 आपका एग्रोफॉरेस्टेशन, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो ऐड हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पूरे 5 नंबर का आएगा। बच्चे बच्चे चैप्टर को छोड़ देते हैं, बोले कि ठीक है ना ऑप्शन में निकाल देंगे। क्या आप चैप्टर 12 का 1 नोट चाहते हैं, यस नो? अगर चाहते हो तो कमेंट में लिखना सर प्लीज इसका 1 शॉट दे दो। चैप्टर बहुत ही इजी है, मैं आपको बताऊं, ये आपका है ना एक पहला तो वो आपका जो एमसीक्यू उसमें एक आ जाएगा, फिर आपके जो 1 सेंटेंस के 1 मार्क्स के होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 2 के अंदर भी इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड से इसकी तैयारी करवा सकता हूं। आप मेरे को खाली बोलो कि सर 1 शॉट चाहिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका 1 शॉट देने के लिए भी तैयार हूं। जाओ तो लिखो कमेंट के अंदर कि सर इसका 1 शॉट दे दो, तो मैं आपको इसका 1 शॉट अवेलेबल करवा दूंगा। चेहरे पे हंसी आई ना, तो चलो फटाफट रिक्वायरमेंट हो तो लिख देना, तो मुझे मालूम पड़ेगा। ओके, सोर बटर मिल्क सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा जी, सिंपल है, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। मेथड ऑफ मेकिंग सोर बटर मिल्क, क्या करना है आपको, 200 लीटर पानी के अंदर 200 लीटर पानी भरना है, इसके अंदर उसके अंदर 5 लीटर 3 दिन पुराना दही, क्या 5 लीटर 3 दिन ओल्ड सोर बटर मिल्क को ऐड करना है। अब ये जो मिल्क, ये जो दही है वो किसका बना होना चाहिए, बना होना चाहिए काउ मिल्क का। किसका?
काउ मिल्क का, वो काउ मिल्क का बना होना चाहिए। उसका आप दही बनाओ, उसको 3 दिन तक रखो और उसको 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर दो और उसको फेंटो, धन धनाधन फेंटते जाओ फेंटते जाओ फेंटते जाओ। और इसी के साथ तैयार हो गया आपका क्या, हमारी ये हमारा सोर बटर मिल्क। ओके, तो ये बेटा जी ये क्या है, हमारा सोर बटर मिल्क का सॉल्यूशन। सर इतना ही था? हाँ जी इतना ही है सच में। 2 नंबर का रोकड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, टेक 200 लीटर का वाटर, उसमें मिक्स क्या करना है 5 लीटर 3 दिन पुराना सोर बटर मिल्क, लोकल काउ मिल्क से बना हुआ होना चाहिए। उसको क्या करना है, प्रिपेयर द मिक्सचर, उसका मिक्सचर करो, उसको घोट दो, वही क्या हो गया आपका सोर बटर मिल्क हो गया। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, इसका यूज के फायदे क्या है। दिस सॉल्यूशन इज यूज एज अ फंगस, मतलब फंगस, बैक्टीरियम, इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोलर के अंदर आप ये आपको मदद करता है। क्या करता है बेटा, फंगस, बैक्टीरियम, इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल के अंदर आपको मदद करता है। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 था उसका सी सेक्शन हमने खत्म किया। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स कुछ जैसा हुआ है हमको। अगर आपने अभी भी वीडियो में बने हुए हो तो सर लिखना मेरे को कि सर मैंने आपका वीडियो पूरा देख रहा हूँ, तो मेरे को मालूम तो पड़े कौन कौन देख रहा है कि हमारे वीडियो को। तो बेटा जी आई होप मेरा बेसिक कंसेप्ट, मेरा बेसिक जो बताना था कि मैं आपको ये चाहूँ ना तो इसको, ये चाहूँ तो इसको 10 15 20 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको खाली खत्म करने के हिसाब से खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट बढ़े, आपके माइंड में क्लैरिटी आए, ताकि आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर से बताना। और ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से, नोट्स दे रहा हूं, नोट्स, ये जो अभी नोट्स पढ़ी ना आपने, वो नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करके दे रहा हूं। कहां जाना है, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में लिखा होगा पीडीएफ नोट, क्लिक हियर, आपको वो जो लिंक है उस पर क्लिक करो। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे नोट्स खुल जाएगी और आपके पास यार हाथों मतलब रेडी टू रीड नोट्स आपके हाथ में होंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। एक एक क्वेश्चन कहाँ है किताब में ढूंढने जाओगे, इससे अच्छा नोट्स यूज करो। चलो इसकी कॉपी निकाल लेना, जेरोक्स निकाल लेना और बुक्स अच्छी तरह से सेव रखना। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा बाय बाय, सी यू अगेन।